Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. Today in this session we are going to discuss about mineral and its deficiency. इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको विटामिन डेफिशिएंसी बताई थी। तो विटामिन डेफिशिएंसी में हमने रीड किया था अबाउट, अगर मैं विटामिन की बात करूँ इससे पहले, तो यहाँ पे विटामिन हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आता है फैट सोल्यूबल, दूसरे विटामिन आते हैं वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल वो विटामिन है जो कि फैट में सोल्यूबल होते हैं, और यहाँ पर मतलब आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होंगे, ये सॉल्यूबल होंगे। और वाटर सॉल्वेंट वाटर सॉल्यूबल जो कि पानी में घुल जाते हैं, पानी में सॉल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पर हमने बात करी थी विटामिन, अगर मैं फैट सॉल्यूबल की बात करूँ तो कीड़ा था KEDA, मीन्स विटामिन KED एंड A। अगर मैं वाटर सॉल्यूबल विटामिन की बात करूँ तो यहाँ पे सारे बी कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, और यहाँ पे आता है यहाँ पर विटामिन सी। तो यहाँ पर ADENK, विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनॉल, जिससे आपका डेफिशिएंसी होती है, आई डिसऑर्डर्स होने लगते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। देन यहाँ पे विटामिन डी, जिसको हम कैल्सिफिरोल बोलते हैं, मेनली उससे रिकेट्स होने के चांसेस रहते हैं। विटामिन ई को हम बोलते हैं टोकोफिरोल, जिससे स्टेरिलिटी या फर्टिलिटी से ज्यादा इफेक्ट आता है अगर बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी होती है। और विटामिन के को हम बोलते हैं फाइटोक्विनोन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है सबसे बड़ा, ब्लड की कोएगुलेशन ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। वहीं पर अगर मैं वाटर सॉल्युबल की बात करूँ तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 ये सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। और जो आपका B3 है दैट इज विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसके बारे में हमने सब पहले डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मिनरल्स एंड इट्स डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। तो अगर मैं यहाँ मिनरल्स की बात करूँ तो मिनरल्स क्या होते हैं जो कि अगर आप उनको बर्न करते हो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एश रेजिड्यू। तो यहाँ पे फर्स्ट जो मिनरल है वो है आयोडीन। अगर मैं आयोडीन की बात करूँ तो आयोडीन, अगर बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या डिजीज हो सकती है, उससे उससे होता है गॉइटर। ठीक है, गॉइटर में क्या है, जब आयोडीन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई, हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर यहाँ पे थायराइड हो गया, थायराइड के केस में मेनली TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसकी बॉडी में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से गॉइटर होने लगता है। जो गॉइटर है वो आपको मेनली नेक रीजन को इफेक्ट करता है, नेक में स्वेलिंग हो जाती है गॉइटर के केस में। हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो सकते हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ, बर्थ डिफेक्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। जो आपका बिहेवियर इफेक्ट कर सकता है, मेनली यहाँ पर आपका क्या होता है, बिहेवियर इफेक्ट हो गया, एंड मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं मिनरल की बात करूँ कैल्शियम की, तो कैल्शियम से हो जाते हैं रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि बॉडी में कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाता है। बोन मिनरलाइजेशन हो जाता है, बोन की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। आयरन की डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया। ठीक है, तो एनीमिया भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, मेगालोब्लास्टिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, एक होता है परनीशियस एनीमिया, एक होता है माइक्रोसिस्टिक एनीमिया, एक होता है मैक्रोसिस्टिक। तो ये सारे टाइप के एनीमिया जो है वो देखने को मिलते हैं। एनीमिया की कम, आयरन की कमी से यहाँ पे लर्निंग कैपेसिटी पे इफेक्ट पड़ता है, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी पे, एंड लो बर्थ वेट भी हो सकता है। नाउ अगर यहाँ पे जिंक की बात करूँ तो जिंक की कमी से क्या होता है, पुअर प्रेगनेंसी आउटकम, मेनली फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है, स्टंटिंग कर देता है जिंक, जेनेटिक डिसऑर्डर से यहाँ पर इफेक्ट आता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर देता है इन्फेक्शन डिजीज के लिए, मतलब इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं इन द केस ऑफ जिंक। फ्लोराइड में क्या है, डेंटल डीके बढ़ जाता है, जो कि बोन हेल्थ को इफेक्ट करता है, मेनली हेल्थ और टीथ को इफेक्ट करता है फ्लोराइड। अगर आपने देखा होगा जैसे येलोइश हो जाते हैं या फिर व्हाइट लेयर आ जाती है, दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन। तो मेन जो सोर्स होता है फ्लोरीन का वो होता है ड्रिंकिंग वाटर। तो पानी जो आप पीते हो साफ होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, ताकि
टूथ डीके ना हो। सेलेनियम मेनली किसको इफेक्ट करता है, कार्डियोमायोपैथी, सीवीडी से हो सकती है, कैंसर और सीवीडी मतलब जो आपकी हार्ट रिलेटेड डिजीज है उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम का फंक्शन क्या है, बोन और टीथ की हेल्थ में इंप्रूव करने में हेल्प करता है। सोर्सेज क्या है, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, सीरियल। डेफिशिएंसी क्या हो सकती है, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशिया, डिग्रेडेशन ऑफ टीथ। आयरन की क्या फंक्शन होता है, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिनिश, जैगरी, ये सब की सोर्सेज है। अनीमिया हो सकता है ड्यू टू द लॉस ऑफ आयरन। फोस्फोरस क्या है, बोन और टीथ की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सोर्सेज अगेन इसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, नट्स, बाजरा, और बोन की सॉफ्टनिंग में हेल्प करता है। आयोडीन क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करता है। मेंटल एबिलिटी जो है बनी रहती है, अगर कमी हो गई वॉइटल हो सकता है। कि फूड सोर्सेज क्या है, आयोडाइज सॉल्ट, सी फूड, ग्रीन वेजिटेबल, ये सब क्या है इसके सोर्स। सोडियम पोटेशियम का फंक्शन क्या है, जो कि वाटर को बैलेंस करता है, नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। तो इसके सोर्सेज क्या है सोडियम पोटेशियम के, सॉल्ट, एग, पल्सेस, ये सब जो है इसके सोर्स है। डेफिशिएंसी क्या है, अगर आप सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो हाई बीपी और बैलेंस आपका डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो ये सारे जो है आपकी डेफिशिएंसी डिजीज है दैट आर रिलेटेड टू द मिनरल्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट विटामिन ए डेफिशिएंसी, जो कि था रेटिनोल। विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, रेटिनोल बोलते हैं। डेफिशिएंसी से जो रेटिनोल है वो तीन फॉर्म, आपका जो विटामिन है तीन फॉर्म में मिलता है, रेटिनोल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड। तो मेनली ये आई, इसमें आई इफेक्ट होती है, अगर विटामिन ए की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो मेनली आई डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अरेंज द सीक्वेंस, कैसे आप सीक्वेंस में अरेंज करोगे इसको, कि पहले डिजीज कौन सी हो रही है, देन आई टॉक अबाउट आई डिसऑर्डर। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस ब्लाइंडनेस जो है वो कोई डिजीज नहीं है, जबकि नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, सिम्टम है, जो कि किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। मेनली यहाँ पे रेटिना में प्रॉब्लम होने लगती है, रात में नहीं दिखता है, उसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंड। नाउ अगर कंजक्टिवल क्लेरोसिस की बात करूँ तो यहाँ पे जो कंजक्टिविटा होता है, इसमें आपका मेनली आई बिकम्स ड्राई। तो यहाँ पे कंजक्टिविटा जो है वो ड्राई होने लगता है, जिसको आप बोलते हैं कंजक्टिवल क्लेरोसिस। यहाँ पे अब विदाउट स्पॉट की अगर मैं बात करूँ, व्हाइट कलर की जो लेयर है वो डिपोजिट होने लग जाती है। जो व्हाइट कलर की लेयर डिपोजिट होने लगती है आई में, जो कि आपका अगर विच इज नॉट एबल टू बी रिवेट बाय द टीयर, ठीक है, टीयर से जो वो रिवेट नहीं हो सकती, तो हम बोलते हैं डिफेक्ट। स्पॉट मेनली वो फोम जैसा दिखता है आपको, व्हाइट फोमी टेक्सचर जो है वो दिखता है। नेक्स्ट स्टेज आती है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया क्या है, फोटोफोबिया कोई आई से लाइट से डर लगना नहीं है, जबकि लाइट में अनकंफर्टेबलनेस होती है, पेन होने लगता है आई में अगर ज्यादा लाइट आती है, दैट कंडीशन इज नोन एज फोटोफोबिया। इफ आई टॉक अबाउट कॉर्नियल जेरोसिस, इसका मतलब होता है जो कॉर्निया है वो ड्राई होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्नियल जेरोसिस। नेक्स्ट यहाँ पे जो स्टेज आती है वो आती है जेरोफ्थेल्मिया। जेरोफ्थेल्मिया का मतलब क्या है, जहाँ आईज जो है वो ड्राई होने लग जाते हैं, दैट ए अगेन। नाउ केरेटोमलेशिया। केरेटोमलेशिया जो है वो लास्ट स्टेज आती है, जिसमें कॉर्निया जो है वो आपका क्लाउडी बिल्कुल धुंधला सा दिखने लगता है, और वहाँ पे ब्लैक कलर का स्टार नजर आता है, जिसको हम बोलते हैं केरेटोमलेशिया। तो यहाँ पे ये सारी है स्टेजेस दैट इज रिलेटेड टू द आई, जिसमें आई का मेजर डिसऑर्डर होता है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया की। अब टाइप्स ऑफ एनीमिया में सबसे पहले आता है परनीशियस एनीमिया। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर कौन कौन सी टाइप की एनीमिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट होती है परनीशियस एनीमिया। यहाँ पर मैंने आपको पहले डिस्कस किया था ये सारा एनीमिया का, ये वाला एनीमिया का जो डिस्कस किया था पहले वाली स्लाइड में, उसमें था कि पहला जो आता है एनीमिया दैट इज परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया किस वजह से होता है, अगर बॉडी में विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो जाएगा परनीशियस एनीमिया, जिसमें हमारी बॉडी जो है वो विटामिन बी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, वजह से ब्लड की कमी हो जाएगी, दैट कंडीशन इज नोन एज परनीशियस एनीमिया। नाउ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या है, जब हमारी बॉडी में इनफ आयरन नहीं होगा कि वो हीमोग्लोबिन बन सके, तो हीमोग्लोबिन जब नहीं बनेगा बॉडी में
दैट कंडीशन इज नोन एज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें बॉडी जो है उसके पास आयरन नहीं होगा कि वो इनफ हीमोग्लोबिन को बना सके। ऑल्सो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा और ना उसको ब्लड कैरी कर पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अनीमिया होता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ B12 और B9। जब B12 और B9 बॉडी में नहीं जा पाता, B12 और B9 की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। तो परनीशियस अनीमिया होता है विटामिन B12 की वजह से, जहाँ पर बॉडी हमारा विटामिन बी को एब्जॉर्ब नहीं, B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, जब आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर पाता और बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। एंड मेगालोब्लास्टिक, जब हमारी बॉडी को प्रॉपर विटामिन B12 और विटामिन B9 नहीं मिलता तो होता है मेगालोब्लास्टिक। ये तो थे आपके सारे ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। नाउ अब मैं बात करूं इनहेरिटेड अनीमिया। अनहेरिटेड अनीमिया कौन से होते हैं, ये वाला हो गया पे न्यूट्रिशन अनीमिया, जो कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब इनहेरिटेड में कौन सा होता है, जो आप पहले से ही है बोर्न ड्यूरिंग द बोर्न टाइम। फर्स्ट आता है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में क्या है, यहाँ पर जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, शेप चेंज हो जाती है। change blood cell shape turning round flexible disc into the stiff and sticky cells। ऐसे sticky cells जो है वो बनने लग जाते हैं, ये बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं। ऐसे सेल्स को बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया, जो शेप जो है उसकी ऐसी हो जाती है। फैनटोनी अनीमिया का मतलब क्या है, रेयर, ये बहुत रेयर ब्लड डिसऑर्डर है, ये भी इस टाइप का क्या है अनीमिया है। डायमंड ब्लैक पैन अनीमिया क्या है, ये भी एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जिसमें हमारा जो बोन मैरो है वो आरबीसी नहीं बना पाता, उसको हम बोलते हैं डायमंड ब्लैक पैन अनीमिया। नाउ अगर मैं नॉर्मल आरबीसी की बात करूं, उसकी वजह से जो अनीमिया होता है, इसमें फर्स्ट आता है हीमोलिटिक अनीमिया। हीमोलिटिक का हीमो ब्लड, अनलिटिक मतलब टूटना। यहाँ पर क्या है, रेड जो ब्लड सेल्स है वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं और बहुत जल्दी डाई हो जाते हैं एज यूजल, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी जो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। इस केस में क्या है, हीमोलिटिक मतलब जो आपके सेल्स है वो क्या करेंगे, ब्रेक डाउन होते रहेंगे, जल्दी ब्रेक डाउन। ए प्लास्टिक एनीमिया का मतलब है जब यहाँ पर जो स्टेम सेल्स है बोन मैरो की, उनको प्रॉपर आरबीसी नहीं मिल पाते, तब उसको हम बोलते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया, जिसमें जो बोन मैरो के स्टेम सेल्स है वो इनफ आरबीसी नहीं बना पाते। ऑटो इम्यून सिस्टम हेमोलिटिक एनीमिया का मतलब है यहाँ पर इम्यून सिस्टम क्या करता है, आरबीसी को अटैक करता है। साइडरोब्लास्टिक एनीमिया, साइडरोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या है, जब यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर रेड ब्लड सेल्स नहीं होते और यहाँ पर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा आयरन होता है। When you do not have enough red blood cells and you have too much iron in your system, बोलते हैं सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। मैक्रोसिस्टिक का मतलब क्या है, जब बोन मैरो जो है लार्ज ब्लड सेल्स रिलीज करती है, लार्ज ब्लड सेल्स आती है, उसको हम बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो मीन्स बड़ा। जब बॉडी हमारी यहाँ पर बोन मैरो जो हमारा लार्ज बड़े बड़े साइज के आरबीसी बनते हैं, दैट इज मैक्रोसिस्टिक एनीमिया। और माइक्रोसिस्टिक में क्या है, जब ब्लड सेल्स के पास प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं होता और वहां पर बिल्कुल छोटे साइज के आरबीसी बनते हैं, तो इस ब्लड डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, माइक्रोसिस्टिक एनीमिया। नॉर्मोसिस्टिक एनीमिया का मतलब क्या है, यहाँ पर आरबीसी की अमाउंट जो है वो कम रहती है और नॉर्मल अमाउंट से जब आरबीसी की अमाउंट कम रहेगी, प्रॉपर ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन के साथ प्रॉपर कंबाइन नहीं कर पाएगा और ना ही बॉडी में आपका सप्लाई जो है वो जाएगी। तो इस ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं नॉर्मोसिस्टिक एनीमिया। तो ये सारे थे टाइप ऑफ एनीमिया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, जो भी हमारी बॉडी में प्रोसेस चल रही है, जब आप स्लीपिंग स्टेज पे होते हो तब भी क्या है, हमारी बॉडी बहुत सारी रिएक्शन जो है वो चलती रहती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, केमिकल प्रोसेस गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली इनसाइड द बॉडी दैट अलाउ लाइफ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग। तो यहाँ पर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, आप कितना किलो कैलोरीज ले रहे हो, जो कि मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म रेट किस किस पे इफेक्ट करता है, एज पे, जेंडर पे, मसल टू फैट रेशियो, अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड हार्मोन फंक्शन। तो मेटाबॉलिज्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट रेफर्स टू द
all chemical going on continuously, or chemical processes that is going inside the body and that allow life and proper functioning। मतलब जितनी भी हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रही है मेंटेन करने के लिए है। ह्यूमोस्टेटिस का मतलब क्या है? ह्यूमोस्टेटिस का मतलब है जो भी हमारी बॉडी में फंक्शनिंग हो रही है, जो हमारी बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है, उसको बॉडी कैसे मेंटेन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमोस्टैटिस। हीमोस्टैटिस यहाँ पर क्या है? मेनली मेटाबॉलिज्म इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे दो तरीके के मेटाबॉलिज्म होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ फूड कंपोनेंट, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, फैट, इनका ब्रेकडाउन हो रहा है, विच कैन बी यूज टू प्रोवाइड एनर्जी एंड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नीडेड फॉर द ग्रोथ। कैटाबॉलिज्म का मतलब है टूटना और एनाबॉलिज्म का मतलब जुड़ना। तो यहाँ पर कैटाबॉलिज्म में क्या है? जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जनरली, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। जैसे कार्ब है वो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू द प्रोटीन। तो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन हो रहा है किसका? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ग्रोथ और रिपेयरमेंट। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जुड़ना। यहाँ पर जिसमें हमारी बॉडी जो है वो रिपेयर होती है बाय बाय द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या है? एनाबॉलिज्म रिक्वायर्स एनर्जी दैट अल्टीमेटली कम फ्रॉम द फूड। मतलब जो हम खाना खा रहे हैं वहां से जो एनर्जी आ रही है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है, जुड़ रही है। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मेटाबॉलिक बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम बोलते हैं बीएमआर। बीएमआर का मतलब क्या है? हमारी बॉडी अगर रेस्ट पे है, जैसे हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, हार्ट को बीट कर रहा है, सो रहे हैं, हार्मोन लेवल चल रहा है बॉडी में, जो सप्लाई चल रही है सारी, तो यहाँ पर क्या है? बीएमआर बताता है कि जो अगर रेस्ट पोजिशन में भी एक्टिविटी है तो उसमें कितनी हमारी एनर्जी लग रही है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ बीएमआर, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होने के बाद उसमें कितनी एनर्जी जो है वो टोटल लग रही है, उसको हम बोलते हैं बीएमआर। नेक्स्ट यहाँ पे है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, जिसको हम बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस का मतलब क्या है? जब भी हम कोई फूड खाते हैं, ठीक है, कंज्यूम कर रहे हैं या कोई भी ड्रिंक ले रहे हैं, तो बॉडी कितनी एनर्जी उसको यूज कर रही है डाइजेस्ट करने के, तो हम बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। थर्म मीन हीट। तो यहाँ पर बॉडी कितनी एनर्जी यूज कर रही है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उन न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के लिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। मीन्स body uses energy to digest the food and drink to consume and also absorb, transport and store their nutrients. Thermic means heat। तो यहाँ पे बॉडी कितनी एनर्जी चाहिए, बॉडी को डाइजेस्ट, बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नाउ थर्ड इज एनर्जी यूज ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। जब फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें कितनी जो एनर्जी है वो यूज हो रही है, उसको हम बोलते हैं एनर्जी। मेनली आपके पास क्या आता है? फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है, एक्टिविटी कर रहे हो कोई भी, तो एनर्जी कितनी यूज हो रही है इन फिजिकल एक्टिविटी, इस टर्म में मेजर किया जाता है। एनर्जी आप कितना यूज कर रहे हो। थर्मिक इफेक्ट ऑफ थर्मोजेनेसिस भी बोलते हैं। मतलब वहाँ पर अगर आप कोई फूड खा रहे हो तो बॉडी एनर्जी यूज कर रही है, एनर्जी, बॉडी को एनर्जी चाहिए ना फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और यहाँ पर जितने भी आपका न्यूट्रिएंट उसको एब्सॉर्ब ट्रांसफर करने के लिए, इसको हम बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। बीएमआर का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर हम रेस्ट पोजीशन में भी है तो बॉडी को एनर्जी चाहिए ताकि आपका सिस्टम जो है वो चलता रहे। तो यहाँ पर कितना आपको एनर्जी लग रही है उसको आप बोलते हो बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट। अब नाउ जो ये बीएमआर है इसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी अ बॉडी नीड्स टू मेंटेन हीमोस्टैटिस। यहाँ पे हीमोस्टैटिस का मतलब क्या है? बॉडी कैसे मेंटेन कर रही है, कितना उसमें टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर लग रहा है। तो बीएमआर क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना हमें एनर्जी चाहिए टू मेंटेन द हीमोस्टैटिस। तो बीएमआर को जनरली डिटरमाइन करते हैं टोटल लीन मास कितना है, मसल मास कितना है, तो ये इसको हम किसमें मेजर करते हैं? बीएमआर। तो यहाँ पर बीएमआर का मतलब एवरेज मैन है उसका बीएमआर होता है 7100 किलोजूल पर डे, और वुमेन का अगर मैं बीएमआर की बात करूँ तो नॉर्मल कितना आता है? 5900 किलोजूल पर डे। अब जो यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है और वेरी करता है। वेरी कैसे करेगा? जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे
आप रेस्ट पोजीशन पे हो, मूविंग पोजीशन पे हो, या कोई एक्टिविटी चल रही है, कोई मोशन है या फिर कुछ भी एक्टिविटी वो करता है, वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो यहाँ पे बीएमआर सबके अलग अलग आ सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर है जो बीएमआर को इफेक्ट करता है। फर्स्ट इफेक्ट करता है बॉडी साइज। अगर बॉडी साइज बड़ा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे बीएमआर रहेगा, ज्यादा रहेगा। अमाउंट ऑफ लीन मसल, अगर मसल जो है वो किलो जो आपकी कैलोरीज है, जो एनर्जी है, उसको बहुत जल्दी बर्न करता है, तो यहाँ पर बीएमआर रेट इससे भी इफेक्ट होता है। अमाउंट ऑफ बॉडी सेल्स, क्योंकि फैट सेल्स जो है वो स्लगिश होते हैं और बर्न बर्न करते हैं, तो यहाँ पर अमाउंट आपका फैट जितना प्रेजेंट है बॉडी में वो इफेक्ट करता है बीएमआर, क्योंकि आप जितना फैट लोगे उतना ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसको बर्न करने। नेक्स्ट है क्रैश डाइटिंग, स्टार्विंग और फास्टिंग। अगर आप फास्टिंग कर रहे हो, यहाँ पर कोई डाइटिंग कर रहे हो, तो कैलोरीज कितनी जाएंगी, मतलब एनर्जी कितनी रहेगी उसमें, लो रहेगी एनर्जी, तो बीएमआर भी क्या कर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। एज के साथ इफेक्ट करता है, ठीक है, ओल्ड एज और आपका अडल्ट एज में दोनों में ही बीएमआर अलग अलग होता है। ओल्ड एज में क्या है, लॉस ऑफ मसल टिश्यू, मसल टिश्यू जब लॉस हो जाता है, तो वहाँ पर हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट मेन फैक्टर जो है बीएमआर का, वो है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ कैसे इफेक्ट करेगी, अगर ग्रोथ के टाइम पे आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं बॉडी में, एनर्जी भी उसको प्रॉपर, एनर्जी जो है वहाँ पर प्रॉपर लगेगी, एनर्जी वहाँ पर कंजर्व हो जाएगी, और आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ना। अगर मैं जेंडर की बात करूँ तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जैसे मैंने आपको बताया एवरेज मैन का बीएमआर 100 किलो जूल पर डे होता है, वहीं पर वुमेन का बीएमआर कितना हो जाता है, 5900 किलो जूल पर डे। नेक्स्ट यहाँ पे फैक्टर है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक आपका जीन भी डिसाइड करता है बीएमआर रेट। हार्मोनल एंड नर्वस कंट्रोल, बीएमआर कंट्रोल रहता है नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम से, जो हार्मोन इनबैलेंस होते हैं वो भी इफेक्ट कर सकती हैं कि हमारी बॉडी कितनी जल्दी एनर्जी को यूज कर पा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे फैक्टर है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो है या बहुत ही ज्यादा हाई है, तो वहां पर नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। अगर वहाँ टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो भी एनर्जी जो है ज्यादा लगेगी, टेम्परेचर कम रहेगा तो भी एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या होगा, ज्यादा होगा, जो कि बीएमआर को इंक्रीज करेगा। इन्फेक्शन और इलनेस, अगर वहाँ पे किसी को इन्फेक्शन और इलनेस है तो बीएमआर उस केस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स कैसे करेगी, लो रिस्पॉन्स करेगी। अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो मसल मास इंक्रीज होगा, जो कि बीएमआर को अगेन इंक्रीज कर देगा, एनर्जी जो है वो ज्यादा यूज होगी। ड्रग्स जैसे आपका कैफीन, निकोटीन हो गया, ये क्या करता है, बीएमआर को इंक्रीज करता है। और डाइटरी डेफिशिएंसी, अगर मान लो जैसे आपकी डाइट में आयोडीन की कमी है तो थायराइड थायराइड बन जाएगा, गोइटर बन जाता है, अगर आपकी बॉडी में आयरन आयोडीन की कमी है, जिससे मेटाबॉलिज्म रेट है जो कम हो जाएगा, और साथ ही साथ बीएमआर रेट भी है जो रिड्यूस हो जाएगा। नाउ दिस इज अगेन थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कोई भी खाना खाया तो उसमें कितनी टोटल एनर्जी लग रही है बॉडी को डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में, मेटाबोलाइज करने में, और या फिर ट्रांसपोर्ट करने में, या फिर न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व करने में, तो यहाँ पर कितनी एनर्जी लग रही है उसको हम किसमें मेजर करते हैं, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, विच इज TEF। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड क्या है, रेफरेंस इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट दैट अकर्स आफ्टर इंजेक्शन ऑफ फूड। जब हम फूड खा रहे हैं तो कितनी एनर्जी जो है वो लग रही है बॉडी को डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में, और मेटाबोलाइज और ट्रांसपोर्ट करने में। तो TEF क्या करता है, हमारा कैलोरीज देखता है कितनी कैलोरीज यूज हो रही है एक हेल्दी एडल्ट में, जब कोई कैसे डाइट ले रहा है, बैलेंस डाइट ले रहा है। जब हम फूड खाएंगे, बैलेंस डाइट प्रॉपर लेंगे, तो बॉडी उसकी न्यूट्रिएंट्स को कैसे एब्जॉर्ब कर रही है, कैसे ट्रांसपोर्ट कर रही है, कैसे यूटिलाइज कर रही है, इसको हम मेजर करते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड में। तो यहाँ पे बहुत सारे फूड है, जैसे आपके प्रोटीन है, आपके कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ पर जैसे मान लो प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है, उनका थर्मिक इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी बॉडी डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में, या मेटाबोलाइज करने में। वहीं पर अगर आपके फैट है या फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट है तो वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएंगे, वहां पे भी क्या है, ज्यादा एनर्जी तो चाहिए होगी, लेकिन वहां पे थर्मिक इफेक्ट जो है वहां पे भी क्या रहेगा, लो नहीं रहेगा, वहां पर भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। जैसे आपके प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है तो उसका हाई थर्मिक इफेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका फैट हो गया, देखो मान लो फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया,
उसमें क्या है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है बॉडी को ब्रेक डाउन करने में। इसमें जब ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो उसका थर्मिक इफेक्ट क्या होगा, फूड का ज्यादा होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट ईच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय। तो यहाँ पे हम टीईएफ को कैसे मेजर करेंगे, हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड को कैसे मेजर करेंगे, कि जो हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं उसमें कितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मैं फैट की बात करूँ तो फैट कितना देता है, 9 किलो कैलोरी देता है, उसका थर्मिक इफेक्ट कितना रहेगा, 0 से 5%। कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरीज देता है पर ग्राम, मतलब अगर मैं 1 ग्राम की बात करूँ तो उसमें कितने आते हैं, 4 किलो कैलोरीज आता है। अगर मैं फैट की बात करूँ तो उसमें 9 किलो कैलोरीज आता है। और अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ तो अगेन उसमें 4 किलो कैलोरीज आता है इन पर ग्राम 1 ग्राम में। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरीज देता है, उसका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड 5 to 15% मेजर करते हैं। और प्रोटीन का कितना होता है, 20 to 30। तो दिस इज ऑल अबाउट थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, बीएमआर, जिससे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, एंड ऑल्सो फ्रॉम द मिनरल डेफिशिएंसी। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।